बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने अपने लास्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 8 गेटिंग स्टार्टेड विद सी स्टार्ट किया था और इसमें हमने दो टॉपिक्स ओवरव्यू एंड टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कवर कर लिए थे और इनसे रिलेटेड जो बेसिक कंसेप्ट्स एंड टर्म्स थी उनको भी हमने अच्छे से अंडरस्टैंड किया था। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है डिवेलपिंग अ सी प्रोग्राम, बट उसको स्टार्ट करने से पहले कुछ और बेसिक कंसेप्ट्स एंड टर्म्स हैं जिनको आज के लेक्चर में हम अच्छे से देखेंगे कि इनका क्या मतलब है। सिंटेक्स क्या होता है, सोर्स प्रोग्राम, सोर्स फाइल, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, ऑब्जेक्ट फाइल, कंपाइलर, लिंकर, लोडर, इनको हम डिटेल से देखेंगे कि ये सब क्या है। सिंटेक्स सेट ऑफ रूल्स फॉर राइटिंग प्रोग्राम्स आर कॉल्ड सिंटेक्स ऑफ द लैंग्वेज। सिंटेक्स क्या है? किसी भी लैंग्वेज को राइट करने के जो रूल्स होते हैं वो उस लैंग्वेज का सिंटेक्स कहलाते हैं। इसी तरह से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम्स को राइट करने के जो रूल्स होते हैं वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिंटेक्स कहलाते हैं। हमारे पास बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हो सकती हैं लाइक सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन। ये जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, हर लैंग्वेज को राइट करने के अपने कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं और हर लैंग्वेज का सिंटेक्स दूसरे से अलग होता है, डिफरेंट होता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने आपको सिंटेक्स को समझाने के लिए एक एग्जांपल डाल दी है, ये वाली। अब ये जो कोड है ये बेसिकली सी लैंग्वेज का है। चूँकि अभी हमने सी के प्रोग्रामिंग को सीखा नहीं है, आपने अभी स्टार्ट नहीं किया, तो इसलिए आपको ये देखकर परेशान नहीं हो जाना कि इसका क्या मतलब है। फ़िलहाल यहाँ पे डालने का सिर्फ एक ही मकसद है कि आपको सिंटेक्स बता दिया जाए कि क्या होता है। यहाँ पे सी का एक अपना स्ट्रक्चर होता है, लाइक हेडर फाइल्स हैं। अगर कुछ पहले से ये जो डॉट एच एक्सटेंशन के साथ हैं, ये हेडर फाइल्स हैं जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही होंगी। ये हेडर फाइल्स, अभी इनके हम डेप्थ में नहीं जाते कि क्या होती हैं, लेकिन अभी आप इतना समझ लें कि हेडर फाइल्स को अगर आप अपने प्रोग्राम में इंक्लूड कराना चाहते हैं तो इस तरह से कुछ कराएंगे। इसका अपना सिंटेक्स है, हैश इंक्लूड और फिर हेडर फाइल का नेम और उसके बाद उसकी एक्सटेंशन। इसी तरह से हर प्रोग्राम, आपका जो सी का प्रोग्राम होता है, आप कुछ भी, मसलन ये प्रोग्राम क्या कर रहा है, बेसिकली ये प्रोग्राम सिंपल हेलो वर्ड का एक मैसेज स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवाना चाह रहा है। तो इस हेलो वर्ड की एक लाइन को प्रिंट करने के लिए हमें ये सारे रूल्स को फॉलो करना है। यानी प्रिंट के लिए कुछ हेडर फाइल्स इंक्लूड की कि इनपुट आउटपुट के लिए बेसिकली। इसी तरह से हर कोड को लिखने के लिए सी में एक मेन फंक्शन होता है। मेन के फंक्शन के अंदर आप जो भी प्रोग्रामिंग करते हैं। और इसी तरह से मेन फंक्शंस की कुछ ब्रेसेस होती हैं, करली ब्रेसेस स्टार्टिंग और एंड हो रही होती है यहाँ पे। और ये बताना था इसके साथ कि अगर आपने यहाँ ये एरो ये बता रहा है सिंगल लाइन कमेंट्स, ये चीज़ें आगे जाके हम इंशाल्लाह वो डिटेल से स्टडी करेंगे। फ़िलहाल ये बताना है यहाँ पे कि कमेंट्स, अगर आप कुछ एक्स्ट्रा कोड, एक तो होता है आपका कोड और एक आप उसमें कुछ एक्स्ट्रा बात साथ बताना चाह रहे हैं, तो उसका सिंटेक्स ये है कि डबल फॉरवर्ड स्लैश का यूज़ करेंगे आप। तो फिर उसके साथ आप जो भी बात लिखेंगे वो कोड का पार्ट नहीं होगी। इसी तरह से आप स्टेटमेंट टर्मिनेटर यहाँ पे बताया गया, सेमी कॉलन। सी में सेमी कॉलन का ये मतलब है कि कोई भी स्टेटमेंट जब आपकी टर्मिनेट हो रही है, ख़त्म हो रही है, तो एंड पे आपने सेमी कॉलन मस्ट लगाना है। अगर आप नहीं लगाते तो फिर हम उसके सिंटेक्स को यानी फॉलो नहीं कर रहे, फिर इससे एरर आ सकता है, सिंटेक्स एरर जो कि होता है। आगे हम जाके इंशाल्लाह डिटेल से देखेंगे सिंटेक्स एरर क्या होता है। लेकिन फ़िलहाल आपने इतना समझना है कि सिंटेक्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है और सी लैंग्वेज का अपना एक सिंटेक्स है जो कि मैंने इस एग्जांपल से आपको क्लियर करने की कोशिश की है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आगे हम जैसे जैसे प्रोग्रामिंग सीखेंगे तो इंशाल्लाह आपको क्लियर होती जाएंगी। लेकिन फ़िलहाल आपको बस ये पता हो कि इस लैंग्वेज को राइट करने के कुछ अपने सेट ऑफ रूल्स हैं जिनको आपको ये देखना है कि इन रूल्स को आपने फॉलो करना है। What is source program? The program written in any high-level language such as C is called a source program or source code. Students, source program क्या होता है? ऐसा प्रोग्राम जो किसी हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ हो, उस प्रोग्राम को हम कहते हैं ये सोर्स प्रोग्राम। बहुत सिंपल डेफिनेशन। और सोर्स कोड भी सोर्स प्रोग्राम ही होता है। बेसिकली सोर्स प्रोग्राम को हम कहते हैं ये सोर्स कोड है। यानी कि आपका जो मैंने ये पिछली एग्जांपल यहाँ पे दी है, ये वाली, ये क्या है? ये सारा सोर्स प्रोग्राम है। और दूसरे लफ्ज़ों में क्या है? ये सोर्स कोड है। यानी आपको नज़र आ रहा है ये कोड है, कुछ इसमें स्टेटमेंट्स हैं जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हैं, तो उसको हम कोड कह रहे हैं। और ऐसा कोड जो कि आपका हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हो, ये अब बाइनरीज में नहीं है, मशीन में नहीं है। मशीन लैंग्वेज में अगर ये होता तो 0s 1 0 1, मैंने पिछले लेक्चर में एक एग्जांपल दी थी मशीन कोड की। तो यहाँ पे आप ये देखें, ये चूँकि सोर्स कोड इसलिए है क्योंकि ये हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, सी लैंग्वेज में है।
अगर सी लैंग्वेज का कोई कोड है या सी प्लस प्लस का है, जावा का, पाइथन का, कोई भी हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ कोड जो होता है वो सोर्स प्रोग्राम कहलाता है, या फिर उसको हम कहते हैं ये सोर्स कोड है। नेक्स्ट आता है सोर्स फाइल। अ फाइल दैट कंटेन्स अ सोर्स कोड इज कॉल्ड अ सोर्स फाइल। बहुत सिंपल डेफिनेशन, आपकी वो फाइल जिसके अंदर आपका सोर्स कोड पड़ा हुआ है उसको हम कहते हैं कि ये सोर्स फाइल है। लेट्स सपोज ये आपके पास एक फाइल है, ड्रॉ कर लेते हैं, और इस फाइल के अंदर जो आपका कोड पड़ा होगा कुछ सी लैंग्वेज का, जैसे मैंने अभी ये पिछली स्लाइड में आपको एग्जांपल दी थी, लेट्स सपोज इसके अंदर कुछ सी का कोड है। तो बताने का यहाँ पे मकसद ये ड्रॉ इसलिए मैं कर रही हूँ कि आपको ये बता दूँ कि ऐसी फाइल जो हमारे पास सोर्स फाइल होती है, इसका नेम तो कुछ भी हो सकता है। लेट्स सपोज हम इसका नेम एफ रख लेते हैं। नेम आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन एक्सटेंशन जो होगी ना सोर्स फाइल की, सी लैंग्वेज के प्रोग्राम की एक्सटेंशन डॉट सी होगी, यानी कि फ़ाइल नेम फिर डॉट सी। तो सोर्स फाइल जो होती है वो ऐसी फ़ाइल होती है जिसके अंदर आपका सोर्स कोड पड़ा होता है या सोर्स प्रोग्राम। और सी की सोर्स फाइल जो होगी आप उसको कैसे पहचानेंगे कि उसकी एक्सटेंशन डॉट सी होगी। अगर सी प्लस प्लस का है तो फिर उसकी एक्सटेंशन डॉट सी पी पी होगी। लेकिन अभी फ़िलहाल आपने सी प्लस प्लस को तो अंडरस्टैंड नहीं करना, क्योंकि आपके जो कोर्स का पार्ट है वो सी है, हमने सिर्फ सी सीखनी है। तो सी के लिए मैं आपको ये बता दूं कि ऐसी फ़ाइल जिसकी एक्सटेंशन डॉट सी है उसको हम कहेंगे कि ये सोर्स फाइल है। और एक्सटेंशन को देख के स्टूडेंट्स बेसिकली पता चल जाता है कि इस फाइल के अंदर कोड किस तरह का पड़ा हुआ है। यानी कि अगर आपको एक ऐसी फाइल दे दी जाए और आप उसकी एक्सटेंशन जस्ट देखें, नेम उसका कुछ भी हो, एक्सटेंशन देखकर आप बता सकते हैं कि ये सोर्स फाइल है। ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। The program written in machine language is called an object program. It is also called object code और machine code. ऐसा प्रोग्राम जो कि मशीन लैंग्वेज में लिखा हुआ हो उसको हम कहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट प्रोग्राम है। और ऑब्जेक्ट प्रोग्राम को ही ऑब्जेक्ट कोड भी कहते हैं और मशीन कोड भी कहते हैं। यानी ऑब्जेक्ट कोड, मशीन कोड, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम तीनों एक ही चीज़ के डिफरेंट नेम्स हैं। ऑब्जेक्ट फाइल। A file that contains object code is called an object file. ऐसी फाइल जिसमें ऑब्जेक्ट कोड पड़ा होता है उसको हम कहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट फाइल है। यानी कि अगर इसकी एक एग्जांपल देख लें हम, कि ऐसी फाइल जिसके अंदर कुछ इस तरह से अगर एक फाइल हो और इसके अंदर बाइनरी फॉर्म में आपका डाटा पड़ा हुआ हो, यानी कि ज़ीरोज़ और वन की फॉर्म में, ज़ीरोज़ वन का कुछ सीक्वेंस हो, 0 1 0 इस टाइप का कुछ डाटा पड़ा हो, तो इसको हम कहते हैं कि ये किस टाइप की फ़ाइल है, ये ऑब्जेक्ट फ़ाइल है। और स्टूडेंट इसके साथ एक और बात मैं आपको बता दूं कि ऑब्जेक्ट फ़ाइल की एक्सटेंशन डॉट OBJ होती है। बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि हमने देखा था कि सोर्स फाइल की एक्सटेंशन क्या होती है, डॉट सी होती है, इसी तरह से ऑब्जेक्ट फाइल की एक्सटेंशन डॉट OBJ होगी। अगर किसी फाइल की एक्सटेंशन डॉट OBJ हो तो इट मीन्स कि उसके अंदर बाइनरी फॉर्म में डाटा पड़ा होगा और आपका उसके अंदर मशीन कोड पड़ा होगा, यानी कि ऑब्जेक्ट फाइल होगी वो। Compiler. A compiler is a program that converts the instruction of a high-level language into machine language. स्टूडेंट्स अब तक हमने देखा कि सोर्स कोड क्या होता है, सोर्स फाइल क्या होती है, ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है, ऑब्जेक्ट फाइल क्या होती है। तो अगर आपको ये सोर्स प्रोग्राम, सोर्स कोड, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, ऑब्जेक्ट कोड, सोर्स फाइल, ऑब्जेक्ट फाइल, ये कंसेप्ट अगर अच्छे से क्लियर हो जाए तो कंपाइलर को समझना बहुत ईजी हो जाता है। कंपाइलर बेसिकली एक ट्रांसलेटर प्रोग्राम है, यानी कि कंपाइलर क्या एक सॉफ्टवेयर है या एक टूल है या एक ट्रांसलेटर प्रोग्राम है, ये सारे इसके नेम्स हैं। कंपाइलर क्या करता है, आपका एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो कि ये थोड़ा सा मैं ड्रॉ करने की कोशिश कर रही हूँ, जो इनपुट में आपसे क्या लेता है, सोर्स कोड। यानी कंपाइलर आपसे एक ऐसी फाइल इनपुट में लेता है जो सोर्स फाइल होती है, इसके अंदर सोर्स कोड पड़ा होता है जिसकी एक्सटेंशन डॉट सी होगी हमारे सी के केस में, अगर वो सी का प्रोग्राम है तो ठीक है। मैं इसलिए डॉट सी यहाँ पे डाल रही हूँ। नेम आप कुछ भी फाइल का रख लें, आपकी फ़ाइल का कुछ भी नेम हो, डॉट सी की एक्सटेंशन मैंडेटरी है, ये चेंज नहीं हो सकती। कंपाइलर सी का कंपाइलर डॉट सी एक्सटेंशन वाली फ़ाइल आपसे लेगा जो कि सोर्स फाइल होती है, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं, और इसके अंदर क्या है, सोर्स कोड पड़ा हुआ है, और इसको ट्रांसलेट करता है
और फिर इस प्रोग्राम को ट्रांसलेट करने के बाद आउटपुट में जो आपको चीज़ देता है वो होती है ऑब्जेक्ट फाइल .obj के नेम से। यानी कंपाइलर बेसिकली सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कैसे ट्रांसलेट करता है, ये फ्लो समझाने के लिए मैंने ये डायग्राम बनाई है। अब यहाँ पे आपने डेफिनेशन तो पढ़ लिया, कंपाइलर इज़ अ प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स द इंस्ट्रक्शन ऑफ अ हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। आप तो कहेंगे कि मैम यहाँ पे हाई लेवल लैंग्वेज का लिखा हुआ सी का नहीं, तो बेसिकली यहाँ पे ज़रूरी नहीं है .c एक्सटेंशन हो। अगर सी का कंपाइलर है तो .c एक्सटेंशन होगी। और कंपाइलर जनरली ये करता है कि हाई लेवल लैंग्वेज की कोई भी इंस्ट्रक्शन, आपने पढ़ा है ना कि हाई लेवल लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शन किस तरह से होती हैं, सोर्स फाइल में पढ़ी होती हैं। तो हाई लेवल लैंग्वेज यानी सोर्स फाइल्स को कन्वर्ट करता है ऑब्जेक्ट फाइल्स में, और हाई लेवल के इंस्ट्रक्शंस को कन्वर्ट करता है या ट्रांसलेट करता है मशीन लैंग्वेज में। मशीन लैंग्वेज मींस मशीन कोड या ऑब्जेक्ट कोड। तो ये कंपाइलर की फंक्शनैलिटी मैंने यहाँ पे आपको बता दी। तो सी का जो कंपाइलर होगा वो .c एक्सटेंशन लेगा और इनपुट में, और आउटपुट में जो आपको देगा .obj देगा। आगे जाके कुछ और चीज़ें भी जब आपको कंपाइलर, आगे कुछ और टर्म्स भी हम पढ़ेंगे, बाकी ट्रांसलेटर प्रोग्राम्स भी जब सब आप पढ़ लेंगे तो फिर आखिर में मैंने इस कंसेप्ट को थोड़ा इन्हेंस करके बताना है कि यहाँ पे कंपाइलर हमें .exe एक्सटेंशन भी दे सकता है। Assembler is a program that translates the instructions of assembly language into machine language. बेसिकली आपने भी देखा कंपाइलर, तो असेंबलर भी कंपाइलर की तरह ही काम करता है। बस असेंबलर सिर्फ ये करता है कि कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज के इंस्ट्रक्शंस को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, लेकिन असेंबलर सिर्फ असेंबली लैंग्वेज के इंस्ट्रक्शन, जो कि ख़ुद एक लो लेवल लैंग्वेज है, यानी कि असेंबलर स्पेसिफिकली असेंबली लैंग्वेज के लिए है, असेंबली लैंग्वेज के इंस्ट्रक्शंस को कन्वर्ट करेगा मशीन लैंग्वेज में। लिंकर इज़ अ प्रोग्राम that combines the object program with additional object files and save the final machine language program as an executable file. It is basically part of a compiler. लिंकर स्टूडेंट्स ये करता है कि एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट प्रोग्राम्स को इनपुट में ले सकता है और रिज़ल्ट में एक एग्जीक्यूटेबल फाइल जनरेट कर देगा। यानी कि ऐसा हो सकता है कि आपके प्रोग्राम में एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट फाइल्स हों और उनको लिंकर, और वो अलग अलग पड़ी होंगी obj फाइल .obj एक्सटेंशन के साथ होंगी। जैसे कि मैं एक एग्जांपल बना रही हूँ यहाँ पे, एक ये फाइल है कि एक ये सारी .obj एक्सटेंशन के साथ होंगी, ठीक है, ये तीनों फाइल्स लेट्स सपोज। तो लिंकर ये काम करेगा कि इनपुट में इस फाइल को भी लेगा, इसको भी लेगा, इसको भी लेगा, और यहाँ पे लिंकर का काम आता है कि इसको लिंक करें इन तीनों फाइल्स को। ये जितनी भी फाइल्स हैं, ऑब्जेक्ट फाइल्स जितनी भी हैं, इन सब को लिंक करे, और लिंक करने के बाद अब रिज़ल्ट में जो हमें ये फ़ाइल देता है वो आउटपुट में एक ही फ़ाइल बना के हमें देता है, और वो हमारी जो फ़ाइल होती है उसको हम कहते हैं ये .exe इसकी एक्सटेंशन है, यानी कि ये एग्जीक्यूटेबल फ़ाइल होती है। एग्जीक्यूटेबल का मतलब ये है कि अब ये डायरेक्ट कंप्यूटर इसको रन कर सकता है। तो लिंकर स्टूडेंट्स क्या करता है, अब इस एग्जांपल को देखें। आपके प्रोग्राम में एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट फाइल्स हो सकती है, और एक आपकी अपनी ऑब्जेक्ट फाइल्स हो सकता है आप भी कि एक प्रोग्राम में एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट फाइल्स, और ऐसा भी हो सकता है बाज़ दफ़ा कि आपने जो कोड राइट किया उसकी तो एक ऑब्जेक्ट फाइल है, लेकिन आपने कुछ एडिशनल लाइब्रेरीज़ यूज़ की हैं तो उनकी भी कुछ ऑब्जेक्ट फाइल्स होंगी। तो ये सारी ऑब्जेक्ट फाइल्स को कंबाइन करेगा, लिंक करेगा, और रिज़ल्ट में एक एग्जीक्यूटेबल फाइल जनरेट करेगा। और यहाँ पे जो मैंने बताया इट इज़ बेसिकली पार्ट ऑफ कंपाइलर। तो अब जो हमारे पास कंपाइलर आते हैं ये उसके अंदर बिल्ट इन फंक्शनैलिटी लिंकर भी होता है, यानी कि आपको लिंकर का रोल ऐसे डिस्प्ले होता हुआ नज़र नहीं आता, कंपाइलर ही के अंदर लिंकर पार्ट बना होता है उसका, और वो आपकी जो ऑब्जेक्ट फाइल्स हैं उसको फिर लिंक करके डायरेक्ट हमें एग्जीक्यूटेबल फाइल ही जनरेट करके दे रहा होता है। लोडर प्लेसेस एग्जीक्यूटेबल फाइल इनटू मेमोरी। इसका ये मतलब है कि जब अभी हमने देखा कि लिंकर फाइल्स को लिंक करके हमें आउटपुट पे एग्जीक्यूटेबल फाइल देता है, तो लोडर का काम इसके बाद आता है, लिंकर के बाद। लोडर बेसिकली ये करता है स्टूडेंट्स कि ये आपकी जो एग्जीक्यूटेबल फाइल जो जनरेट हो जाती है, जो लिंकर हमें आउटपुट में देता है, उसको लेता है और उसको डायरेक्टली मेमोरी में प्लेस कर देता है, यानी लोड कर देता है। इसको फिर ट्रांसलेट नहीं करना, कुछ और नहीं करना, सिंपली क्या करता है कि एक्जी फाइल को उठाता है
और मेमोरी में आपके लोड कर देता है। मेमोरी क्या है आपकी, यहाँ से उसका क्या मुराद है मेमोरी से, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी कि आप प्रोग्राम को रन होने के लिए मेमोरी के अंदर लोड कर देते। और अब आपने स्टूडेंट्स ये करना है कि डेवलपिंग अ सी प्रोग्राम अ स्टेप वाइज अप्रोच, इस टॉपिक को डिटेल से अच्छे से टेक्स्ट बुक में से स्टडी करना है। और इसमें एक चीज़ जो आप देखेंगे वो ये है कि यहाँ पे आपकी टेक्स्ट बुक में टर्बो C++ का कंपाइलर यूज़ किया गया है, लेकिन हमने इसको डेव C++ के साथ करना है। इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहाँ पर एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।